पहुंच तो इस शहर ही नहीं पूरे देश में है, वो हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। तो क्या अब हम जंगलों में बस जाएं अपनी जान बचाने के लिए? बिल्कुल सही कहा माँ, हमें उस वीरान जंगल वाले इलाके में जाना चाहिए जहाँ उनकी पहुँच न हो। चलो सभी मेरे साथ। सूरज आग उगल रहा है। ऋषभ, प्रियंका और उनका पूरा परिवार कच्चे रास्तों, कटीली झाड़ियों और सूखी पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा है। सबके चेहरे पसीने से तरबतर हैं और प्यास से गला सूख रहा है। अब और नहीं चला जाता, देखो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, ऊपर से ये लू, ऐसा लग रहा है शरीर जल जाएगा। हिम्मत मत हारो बहू, अगर पीछे मुड़े तो उसके गुंडे हमें मार डालेंगे। धीरे बोलिए माँ, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें इस मुख्य रास्ते को छोड़कर उस घने और डरावने जंगल के अंदर जाना होगा। सब लोग डरते सहजते उस घने जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ रुकते हैं, ये जगह इतनी घनी है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ सकती। सब एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। ऋषभ कपड़े में लपेटा हुआ खाना खोलता है। भाभी ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा सब खा लो, पता नहीं अगला खाना कब नसीब होगा। अचानक दूर से झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। गुंडे टॉर्च और हथियार लेकर जंगल के मुहाने पर चिल्ला रहे हैं। वो इसी तरफ आए हैं, दोनों ने। साहब का हुक्म है, लड़का मर जाना चाहिए और लड़की वापस मिलनी चाहिए। ऋषभ और उसका परिवार सांस रोककर एक गड्ढे और झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद गुंडे रास्ता भटक कर चले जाते हैं। जो परिवार कल तक मखमली गद्दों पर सोता था, आज वो सूखी पत्तियों और कीड़े मकोड़ों के बीच अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी मुझे घर जाना है, मेरे लिए एसी चला दो, यहाँ बहुत गर्मी है। वेद चुप हो जाओ, यहाँ कोई एसी नहीं है। हम किसी दूसरे शहर क्यों नहीं चले जाते? हमारे पास थोड़े पैसे तो हैं ही। नहीं ऋषभ, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उनके आदमी हर जगह होंगे। शहर की भीड़ में हम आसानी से पकड़े जाएंगे, लेकिन इस घने जंगल में वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो अंकित, जान बची तो लाखों पाए। आज रात यहीं चादर बिछाकर गुजारा कर लेते हैं। जैसे तैसे रात ढलती है, परेशानी बढ़ती गई। गर्मी के कारण पसीना सूख नहीं रहा था, ऊपर से मच्छरों का हमला और परेशान कर रहा था। ये मच्छर, ये तो इंसान को जिंदा चबा जाएंगे। ऊपर से ये अजीब अजीब जानवरों की आवाजें, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। मम्मी मच्छर काट रहे हैं मुझे, यहाँ नहीं रहना। पूरी रात कोई सो नहीं सका। गर्मी, मच्छर और खौफ ने सबकी हालत खराब कर दी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सबके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और थकान साफ दिख रही थी। ऋषभ बेटा, अरे मेरा दम घुट रहा है, यहाँ की उमस और धूल से मेरी सांसें अटक रही हैं। हाय राम, मेरे घुटनों का दर्द अब सहा नहीं जाता, मुझसे तो अब 2 कदम भी चला नहीं जा रहा। प्यास के मारे गला सूख कर काटा हो गया है। माँ, यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? इस तपती धूप में मेरा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएं। वेद का शरीर बुखार से तप रहा है, अगर इसे जल्दी कुछ खाने को और साफ पानी नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी दूर तक देख कर आया हूँ, नदी यहाँ से बहुत मील दूर है। इस चिलचिलाती धूप में वहां तक जाना और वापस आना नामुमकिन है। बिना पानी और बिना छत के हम यहाँ 2 दिन भी जिंदा नहीं बचेंगे। पापा, सहने से कुछ नहीं होगा, हमें रास्ता निकालना होगा। इसलिए हम सबसे पहले एक झोपड़ी बनाएंगे, छोटी ही सही, लेकिन वो हमें इस सूरज की आग से बचाएगी। प्रियंका की बात मानकर टूटे हुए शरीरों और थके हुए मन के साथ सबने मिलकर लकड़ियां बटोरनी शुरू की और एक साधारण सी झोपड़ी तैयार की। प्यास से सबका बुरा हाल था। ऋषभ और अंकित नदी से पानी लाए तो थे, लेकिन वो इतना गंदा और मटमैला था कि उसे पीना बीमारियों को दावत देना था। सब हताश होकर एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। मंजू, कभी सोचा नहीं था कि जीवन के इस पड़ाव पर मेरे ये दिन देखने पड़ेंगे। सारी उम्र मेहनत की, बुढ़ापा चैन से कटेगा, पर यहाँ तो नसीब में 2 बूंद साफ पानी भी नहीं है। सही कह रहे हो, अपना भरा पूरा घर, वो सुख सुविधाएं छोड़कर इस भयानक जंगल में कीड़े मकोड़ों के बीच पड़ा रहना पड़ रहा है। पता नहीं विधाता ने और क्या क्या लिखा है। प्रियंका दौड़ खड़ी ये बात सुन लेती है। उसकी आंखों में ग्लानि और दुख भर जाता है। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से ये लोग दर दर भटक रहे हैं। मासूम वेद का चेहरा तो देखो, भूख और प्यास से कैसा मुरझाया है। मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना ही होगा। जंगल में पूरा दिन ऐसे ही गुजारा करने के बाद तीसरे दिन प्रियंका बैठी बैठी गहरी सोच में डूब जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो बचपन में सहेलियों के साथ गोवा घूमने गई थी तो रेतीले किनारे पर उसने कुछ देखा था। 10 साल की छोटी सी प्रियंका अपनी सहेलियों के साथ गीली मिट्टी और घास से एक सुंदर सा घर बना रही है।
देखो इस मिट्टी के घर के अंदर कितनी ठंडक है। इसमें हम अपनी गुड़ियों को रखेंगे, यहाँ उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। अचानक प्रियंका वर्तमान में वापस आती है। मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया, आइडिया मिल गया। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? कहीं धूप लगने से बावरी तो नहीं हो गई हमारी बहू? नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मुझे समझ आ गया कि हम इस जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे। हम यहाँ सिर्फ छिपेंगे नहीं बल्कि अपना एक आलीशान महल बनाएंगे, मिट्टी और घास फूस का महल। क्या महल? प्रियंका, मिट्टी और घास से महल कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता ऋषभ? पहले के लोग क्या सीमेंट और ईंटों के घर में रहते थे? आदिवासी लोग आज भी प्रकृति के बीच रहते हैं। हमें बस मिलकर काम करना होगा। और उन मच्छरों का क्या होगा जो रात भर हमारा खून पीते हैं? और ये गंदा पानी? सबसे पहले हम मच्छरों का इलाज करेंगे। माँ जी, नीम के पत्तों का धुआं और कुछ खास जड़ी बूटियों से कीड़े दूर भागते हैं। हम झोपड़ी के चारों ओर नीम जलाएंगे। सबसे पहले हम वेद के लिए आराम करने के लायक कुछ बनाएंगे। प्रियंका के लाए हुए सामान में से एक साड़ी निकाली और 2 मजबूत पेड़ों के बीच उसे बांधकर एक सुंदर सा झूला बना दिया। वेद बेटा इधर आओ, देखो चाची ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। इसमें बैठोगे तो ठंडी हवा आएगी और तुम्हें नींद आ जाएगी। प्रियंका ने जैसे ही वेद को झूले में लिटाया, रोता हुआ वेद झूले में बैठते ही शांत हो जाता है। अब मुझे मच्छरों का जुगाड़ करना पड़ेगा। पूरा नीम का पेड़। वो दौड़कर जाती है और ढेर सारी नीम की पत्तियां और सूखी झाल इकट्ठा करती है। फिर 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा करती है और पत्तियों में आग लगा देती है। अरे ये धुआं कैसा? अरे देखो, धुआं होते ही सारे मच्छर भागने लगे। माँ जी, ये नीम का जादू है। अब वेद को मच्छर नहीं काटेंगे। अब हमें अपने लिए घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ जंगल में ही रहना है तो ठाट से रहे। क्या मतलब है तुम्हारा, यहाँ जंगल में और ठाट बाट? हाँ भाभी, बचपन में हम लड़कियाँ कैसे अपने सहेलियों के साथ मिट्टी का घर बनाया करती थी, क्यों ना वैसा ही कुछ हम सच में बनाएं। हमें हमारे अच्छे खासे घर से जंगल में लाकर जंगल में महल बनाने की बातें चल रही है। देखो मंजू, मुसीबत किसी एक के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। इसीलिए आपस में भेदभाव रखकर कुछ नहीं होगा, सभी साथ में काम करेंगे। विनोद मंजू को समझा देते हैं। उसके बाद प्रियंका नदी की तरफ जाकर अपने दुपट्टे में भारी भरकम चिकनी मिट्टी भर कर लाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ऋषभ, अगर यहाँ रहना है तो पेट का इंतजाम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चूल्हा बनाएंगे। बिना खाने के शरीर में ताकत नहीं रहेगी, लेकिन हमें पहले राशन लाना होगा। ठीक है, फिर मैं और हिमांशी बाहर शहर की तरफ जाते हैं। अपना पहचान छिपाने के लिए हम सिर और चेहरा कपड़ों से ढक लेंगे और खाना बनाने के लिए थोड़ा राशन और जरूरी सामान ले आएंगे। पर अगर किसी ने पहचान लिया तो? डरने से काम नहीं चलेगा। हम मजदूर बनकर पास के एक छोटे गांव के बाजार जाएंगे। वहाँ कोई उन्हें या हमें नहीं जानता होगा। अंकित और हिमांशी अपना चेहरा ढककर सावधानी से जंगल के बाहर निकलते हैं। इधर घर पर प्रियंका और मंजू जी पत्थरों को जोड़कर एक कच्चा चूल्हा बनाती हैं। तब तक हिमांशी और अंकित भी वापस आ जाते हैं। वो अपने साथ कुछ खाने पकाने के लिए बर्तन और थोड़ा राशन लेकर आए हैं। बहू, आग जल गई है। अंकित और हिमांशी थोड़ा आटा और दाल ले आए हैं। आज हम चूल्हे पर ताजी रोटियां बनाएंगे। प्रियंका चूल्हे पर दाल रोटी बनाती है। बहू, दाल और रोटी तो बन गया, पर परोसेंगे किसमें? हमारे पास तो थालियां भी नहीं है। माँ जी फिक्र मत कीजिए, हम इन बड़े पत्तों पर खाना खाएंगे और पानी पीने के लिए नारियल की खोपड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। उस रात आसमान के नीचे पूरे परिवार ने पत्तों पर गर्म रोटियां नारियल के खोल में पानी पिया। खाना खाकर सभी झोपड़ी में ही एक दूसरे का सहारा लेकर लेट जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका फिर से नदी की तरफ जाकर वहां से मिट्टी लाना शुरू करती है। प्रियंका, ये क्या कर रही हो? इतना भारी वजन, अरे तुम बीमार पड़ जाओगी। लाओ मुझे दो। नहीं ऋषभ, सिर्फ मिट्टी लाने से हमारा नया घर मजबूत नहीं बनेगा। हमें बांस चाहिए। वो देखो, वहाँ बांस की झुरमुट है। हमें कुछ बांस चाहिए। चलो मैं बताऊंगा कि बांस को कैसे बांधना है कि छत मजबूत रहे। मंजू, तुम और हिमांशी घास इकट्ठा करो। देखते ही देखते एक टीम की तरह काम कर रहा था। जंगल की तपती दोपहर अब ढलने लगी थी। ऋषभ और अंकित ने चाकू और पत्थरों की मदद से मजबूत बांस काटे और उन्हें जमीन में गहराई तक गाड़कर एक मजबूत ढांचा तैयार किया। प्रियंका नदी से चिकनी मिट्टी ला रही थी। ला बहू, मैं इसमें घास और भूसा मिला देती हूँ। इससे मिट्टी पक जाएगी और दीवारें मजबूत होंगी। मैं इस मिट्टी में नीम की पत्तियां मिला देती हूँ ताकि घर में कभी कीड़े या दीमक न लगे। सबने मिलकर पत्थरों को कतार में खड़ा किया और उन मिट्टी, घास और नीम के मिश्रण को मोटा लेप चढ़ाना शुरू किया। प्रियंका ने दीवारों के बीच बीच में छोटे छोटे मोखले छोड़ दिए ताकि हवा का संचार बना रहे।
देखिए, ये जो मिट्टी की मोटी परत है ये बाहर की आग जैसे गर्मी को अंदर नहीं आने देगी, और ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनसे रात भर ठंडी हवा आएगी। हमारा घर कुदरती तौर पर ठंडा रहेगा। घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने चारों तरफ से बांस की दीवारें खड़ी कर दी और ऊपर से घास फूस की एक मोटी छत तैयार कर ली। उफ, जान निकल गई आज तो। पर सच कहूँ तो अपनी मेहनत से खड़ी की गई इस दीवार को छूने में जो खुशी मिल रही है ना, वो शहर के बंगले में कभी नहीं मिलती। सूरज पूरी तरह डूब गया तो जंगल के बीच एक आधा अधूरा ढांचा खड़ा था। पूरा परिवार पसीने से नहाया हुआ और मिट्टी में सना हुआ था। उस रात वो सब उसी आधे अधूरे लेकिन सुरक्षित ढांचे के अंदर थक कर बैठ गए। प्रियंका, कम से कम इन ढांचे में 4 दीवारें हैं, गर्म हवा अंदर नहीं आएगी। वेद, मम्मी पापा और हम लू से बच सके। हाँ, लेकिन ऋषभ, हमें दीवारें मोटी बनानी होगी। जितनी मोटी मिट्टी की परत होगी धूप उतनी ही देर में अंदर पहुंचेगी। ठीक है, तो कल फिर हम अपने इस घर पर और मेहनत करेंगे, इसे मजबूत और रहने लायक बनाएंगे। अभी तक सिर्फ घास और मिट्टी की मदद से उन्होंने एक साधारण सा कमरा तैयार किया था। दीवारें खड़ी करने में ही पूरा दिन लग गया। जंगल में रहते हुए कुछ दिन बीत गए थे और अब तक वो नदी से बाल्टियां भर भर कर लाते थे, जो बहुत थकाने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह बेटा, नदी का पानी गंदा है, मेरा गला खराब हो रहा है। एक तो नदी उतनी दूर है और वहाँ का पानी मटमैला भी है। प्रियंका, मैंने यहाँ एक झरना भी देखा है, पास में ही है। क्यों ना हम उसका पानी भर कर लाएं? लेकिन ऋषभ, हम अगर पूरा दिन केवल पानी लाते रहे तो बाकी काम कब करेंगे? क्यों ना कोई जुगाड़ करे। तुम तो इंजीनियर हो, सोचो अगर हम बांस को बीच से फाड़ कर एक नाली बना दे तो। हाँ प्रियंका, तुम सही कह रही हो। अगर हम इन बांस के पाइपों को झरने से जोड़ दें तो पानी खुद चलकर हमारे पास आएगा। हाँ ऋषभ, और हमें बस इन्हें एक ढलान में सेट करना है। भैया, आप इन बांस के जोड़ों के बीच थोड़ी थोड़ी सूखी घास और बारीक कंकड़ फंसा दीजिए। घास और कंकड़ क्यों प्रियंका? इससे तो पानी रुक जाएगा। नहीं भैया, ये छलनी का काम करेगी। जब झरने का गंदा पानी इन बांस के पाइपों से होकर गुजरेगा तो घास और कंकड़ सारी मिट्टी और अशुद्धियों को रोक लेगी। हमारे पास जो पानी पहुंचेगा वो एकदम कांच जैसा साफ होगा। पूरा परिवार इस काम में जुट गया। उन्होंने बांस को आपस में जोड़कर एक लंबी पाइपलाइन तैयार की, जो सीधे पहाड़ी के ऊपर बहते झरने से उनके आधे बने घर के आंगन तक आती थी। चलो, मैंने पहला सिरा जोड़ दिया है, देखो पानी नीचे जा रहा है क्या? आ गया। देखो, बांस के मुंह से पानी गिरने लगा है। जैसे ही झरने का शीतल जल बांस की नली से होता हुआ आंगन में रखे मिट्टी के कुंड में गिरा, सबकी आंखों में चमक आ गई। पानी एकदम साफ और शीतल था। ये तो अद्भुत है। ये पानी तो शहर की फिल्टर से भी ज्यादा मीठा और ठंडा है। अब ना हमें प्यासे रहने का डर है और ना ही नदी तक बार बार जाने की थकान। अब हम अपना पूरा ध्यान इस घर को पूरा करने में लगा सकते हैं। पानी की समस्या हल होते ही घर का काम और तेजी से चलने लगा। अब उनके पास पीने के लिए साफ पानी था और मिट्टी गूंथने के लिए भी भरपूर सप्लाई थी। कई हफ्तों की दिन रात की मेहनत के बाद घास मिट्टी का आलीशान महल का ढांचा तैयार था। ऋषभ, अब हम इसके ऊपर गुम्बद बनाएंगे। गुम्बद के कारण अंदर की हवा गर्म ऊपर उठ जाएगी और नीचे ठंडक बनी रहेगी। हाँ, सही कह रही हो। कल ही हम इसको डिजाइन देंगे। मिट्टी भी ऑलमोस्ट सूख गई है तो डिजाइन आराम से बन जाएगी। प्रियंका, क्या तुम्हारा गुम्बद वाला आइडिया वाकई काम करेगा? बिल्कुल ऋषभ, जब हम छत को गोल गुम्बद की शक्ल देंगे तो घर के अंदर की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर गुम्बद में जमा हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। नीचे जहाँ हम बैठेंगे वहाँ सिर्फ ठंडक होगी। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 भव्य गुंबद तैयार किए। ऋषभ ने उन गुंबदों के ऊपर बांस की एक और बारीक परत लगाई, जिसमें छोटे छोटे छेद थे। अब देखो जादू, अब इन छेदों से पानी धीरे धीरे छत की घास पर रिसता रहेगा। जैसे ही गर्म हवा इस गीली छत से टकराएगी, घर के अंदर एसी जैसी ठंडक पैदा होगी। वाह बेटी, बाहर लू चल रही है लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ठंडक है। हाँ माँ जी, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, रसोई की। मैं सोच रही हूँ यहाँ हम अपनी रसोई बनाएंगे। इसमें एक नहीं 3 चूल्हे होंगे। पर बहू, 3-3 चूल्हे जलेंगे तो पूरी रसोई धुएं से भर जाएगी। हमारा दम घुट जाएगा। उसका जुगाड़ मैंने कर लिया है। देखिए, ये बांस का पाइप सीधा छत के बाहर खुलता है। सारा धुआं अपने आप ऊपर खींच जाएगा और रसोई हमेशा साफ रहेगी। और ये दीवारों में क्या बनाया है तुमने? ये भाभी, हमारी इनबिल्ट अलमारियां हैं। इसमें हम मसाले और राशन रखेंगे। मिट्टी की मोटाई की वजह से यहाँ सामान कभी खराब नहीं होगा। प्रियंका ने रसोई की दीवारों पर फूलों के रस और गोंद से सुंदर आकृतियां बनाई।
उसने मिट्टी के ही स्टैंड बनाए जिस पर नारियल के खोल से बने कप सजाए। वो रसोई अब किसी मॉड्यूलर किचन से कम नहीं लग रही थी। वाकई प्रियंका, इस मिट्टी की रसोई में काम करने का अपना ही मजा है। न धुआं न गर्मी, बस मिट्टी की सौंधी खुशबू। घर का ढांचा और रसोई अब तैयार थी, लेकिन असली चुनौती थी बर्तनों और संसाधनों की कमी। अब तक वो पत्तों और नारियल के खोलों से काम चला रहे थे। एक शाम प्रियंका ने अंकित और हिमांशी को पास बुलाया। भैया भाभी, आप जब अगली बार राशन लेने शहर की बाहरी बस्ती में जाए तो वहाँ से एक पुराना कुम्हार का चौक ढूंढ कर लाइएगा। चाक? उसका क्या करोगी प्रियंका?